नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग पार्ट 2 पैराग्राफ 6 से आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एट द टाइम ऑफ ह्वेनसांग्स विजिट, ह्वेनसांग के भ्रमण के समय, मतलब ये हुआ कि जब ह्वेनसांग घूमने के लिए आए, नालंदा है 10,000 स्टूडेंट्स। तो नालंदा में उस वक्त 10,000 छात्र थे एंड 1,500 टीचर्स और 1,500 शिक्षक थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि जब ह्वेनसांग घूमने के लिए आए थे तो नालंदा में उस समय 10,000 छात्र थे और 1,500 टीचर थे। फ्रॉम दिस, इससे इट इज़ ऑब्वियस, ये स्पष्ट है कि दैट के टीचर्स कुड पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स। शिक्षक अपने छात्र के शिक्षा यानी तालीम पर और ट्रेनिंग पर, प्रशिक्षण पर खास इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षक इनफरादी तौर पर यानी अकेले अकेले ध्यान दे सकते थे लड़कों के तालीम पर, शिक्षा पर और उनके प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग पर। मतलब ये कि इतने टीचर बच्चे थे कि बच्चे पे ठीक तरीके से शिक्षक ध्यान दे सकते थे। मतलब अकेला अकेला बच्चे को पढ़ाना, कम बच्चा रहता है तो टीचर एक एक बच्चे से बुला के पूछता है, समझाता है। ज़्यादा बच्चा होता है तो ठीक से नहीं समझा पाता है। तो नालंदा में ऐसा था कि 1,500 टीचर थे, तो एक टीचर पर कितने बच्चे पढ़े आप समझ सकते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, हकीकत में, नालंदा वाज देन ओनली अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। नालंदा वाज देन ओनली अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। नालंदा उस वक्त उच्च शिक्षा का केंद्र था, आला तालीम का मरकज़ था। सिमिलर टू द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च, उसी तरह जिस तरह पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, इदारा है, उसी तरह का वो भी था। विच वी आर नाउ प्रपोजिंग टू एस्टेब्लिश हियर, जो यहाँ हम लोग कायम करने की तजवीज़ रख रहे हैं, उसी तरह का नालंदा केंद्र था पढ़ाई लिखाई का, जैसा हम लोग यहाँ भी कायम करना चाहते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भाषण में कह रहे हैं। स्कॉलर्स फ्रॉम सच डिस्टेंट कंट्रीज एज चाइना, कोरिया, तिब्बत, ऐसे दूर दराज देश से, मुल्क से, जैसे चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया और मंगोलिया जैसे देश से केम टू नालंदा टू स्टडी, नालंदा पढ़ने के लिए आते थे। एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध की जो किताबें हैं, साहित्य हैं बुद्ध मज़हब की, उसको जमा करने के लिए आते थे। इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, एशिया में इसकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इट वॉज फ्रॉम नालंदा दैट कॉपीज ऑफ मैनी मैनस्क्रिप्ट्स, नालंदा से ही बहुत से हाथ की लिखी हुई कॉपी थ्रू ट्रैवलिंग पिलग्रिम्स, जो सफ़र कर रहे थे ज़ायरीन, यात्री, तीर्थयात्री, उनके द्वारा रीच चाइना, चाइना पहुंच गई। एंड वर ट्रांसलेटेड इन चाइनीज़, और चाइनीज़ भाषा में उनका तर्जुमा हो गया, अनुवाद हो गया। इन अ वे नालंदा हैड ब्लॉसम्ड फोर्थ, एक तरीके से नालंदा हैड ब्लॉसम्ड फोर्थ, नालंदा तरक्की किया था, मतलब हुआ ब्लॉसम्ड फोर्थ का मतलब तरक्की किया, उन्नति किया। एज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, एक उच्च शिक्षा के केंद्र के तौर पर ये तरक्की किया। एंड इट वाज कंसिडर्ड, ये समझा जाता था, अ मार्क ऑफ ऑनर, इज़्ज़त की बात समझी जाती थी, टू बी एसोसिएटेड विथ नालंदा, नालंदा से जुड़े रहना इज़्ज़त की बात समझी जाती थी। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। द सिटीजन इंश्योर द परजेवरेशन, है ना, ये परजेवरेशन नहीं है, ये प्रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी प्रिजर्वेशन माने हिफाजत, सुरक्षा। द सिटीजन इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ मेनी रेयर वॉल्यूम, नागरिक जो थे ये लोग इस बात की को पक्का करते थे, यकीन दिलाते थे कि बहुत से ऐसे वॉल्यूम, बहुत सी ऐसी किताब की जिल्द जो मिलती नहीं थी, उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी हिफाजत की जाए। बाई गेटिंग कॉपीज़, उसके नुस्खे को, उसकी कॉपी को, उस किताब को मंगा करके, एंड कीपिंग देम हेयर फॉर सेफ कस्टडी, और यहाँ उसको सुरक्षा के साथ रखा जाए। तो ये इस बात की कोशिश लोग करते थे। When in the 12th century, जब इन द 12th century 12वीं सदी में इट्स लाइब्रेरी वॉज डिस्ट्रॉयड, इसकी जो लाइब्रेरी थी, इसके पुस्तकालय को, कुतुबखाने को बर्बाद किया गया। मैनी ऑफ द मैनस्क्रिप्ट्स कहते हैं हाथ का लिखा हुआ मसौदा होता है, पहले हाथ से लोग लिखते थे किसी किताब को। तो मैनी ऑफ द मैनस्क्रिप्ट्स, तो बहुत सा हस्तलेख जो है, हाथ का लिखा हुआ मसौदा, हैड ऑलरेडी फाउंड देयर वे टू नेपाल एंड तिब्बत। तो 12वीं सदी में इसकी लाइब्रेरी को जब बर्बाद किया गया तो पहले ही इसका बहुत सारा मसौदा जो है हाथ का लिखा हुआ नेपाल और तिब्बत पहुंच गया था। एंड मैनी ऑफ दीज मैनस्क्रिप्ट्स आर स्टिल देयर, इनमें से बहुत से जो हाथ के लिखे हुए मसौदे हैं अभी भी वहाँ हैं नेपाल और तिब्बत में। अब पैराग्राफ 7 में जा रहे हैं, 7 में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। विदाउट एनी रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी एक ख़ास मज़हब का हवाला दिए बगैर, किसी भी एक ख़ास मज़हब का कोई हवाला दिए बगैर 100 लेक्चर्स वर डिलीवर्ड एवरी डे एट नालंदा, नालंदा में हर रोज़ 100 लेक्चर दिए जाते थे। बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिलॉसफी, साइंसेज एंड आर्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती थी उसके सिलेबस में, उसके निसाब में ब्राह्मण और बुद्ध की किताबें पढ़ाई जाती थी, दोनों मज़हब की किताब पढ़ाई जाती थी। फिलॉसफी भी पढ़ाया जाता था, फ़लसफ़ा जिसको बोलते हैं, साइंस की पढ़ाई होती थी, और आर्ट यानी कला की भी पढ़ाई होती थी। ये सब चीज़ उसके निसाब में था। अ मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्क्स यूज्ड टू स्टडी द वर्क्स ऑफ महायाना एंड द अदर 18 निकायास ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ। बुद्ध मज़हब की जो किताबें हैं महायाना, उसकी दूसरी जो 18 निकायास हैं, इनकी किताब को पढ़ने के लिए जो राहिब होते हैं, मॉन्क्स, वो शादी ब्याह नहीं करते हैं, घर बार छोड़ के निकल जाते हैं, धर्म को पढ़ते हैं, धर्म के काम में लगे रहते हैं। तो ऐसे मॉन्क की एक मेजॉरिटी थी, अक्सरियत थी, जो महायाना और निकायास की किताबों को पढ़ती थी, उसका मुताला करती थी बुद्ध मज़हब की। बट देयर also was provision for the study and teaching of Vedas and early literature। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बुद्ध की ही किताब पढ़ाई जाती थी, बल्कि बट देयर ऑल्सो वॉज प्रोविज़न, लेकिन वेदास और उससे जुड़ी जो किताबें हैं, लिटरेचर है, उसको पढ़ने और पढ़ाने का भी वहाँ इंतज़ाम था बुद्ध मज़हब के साथ साथ। द लिबरलिज्म कहते हैं फराखदिली, प्रैक्टिस्ड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज़ ऑफ नालंदा। नालंदा की जो अथॉरिटी थी, यानी संस्था थी, वहाँ जो लोग थे पढ़ाई लिखाई के जिम्मेदार, शिक्षा वाले लोग, तो उन लोगों के ज़रिए जो फराखदिली पर अमल किया जाता था वॉज यूनिक, वो अनोखी थी। एंड सीड्स ऑफ नालंदा राइज एंड प्रोग्रेस, और नालंदा के उठने का, तरक्की का जो
बीज है ले इन द एकेडमिक एटीट्यूड, ये क्या था, वहाँ की तालीम की तालीम थी ना, पढ़ाई लिखाई थी, उसमें था। विच फ्रीली एक्सपोज सेल्फ, जिसने अपने आप को साफ तौर पर खोल दिया था, आज़ादी के साथ खोल दिया था, टू द रिलीजियन, मज़हब के लिए, एंड फिलोसफी, और फ़लसफ़ा के लिए, ऑफ ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानों के धर्म और फ़लसफ़े के लिए अपने आप को खोल दिया था। नालंदा के जो पढ़ाई लिखाई का जो तरीका था, रवैया था। विदाउट एनी प्रिजुडिस व्हाट्सएवर, किसी भी तरह के तासुब के बगैर, मतलब नालंदा में किसी के तरह का तासुब नहीं था। वहाँ जिस धर्म की पढ़ाई होती थी, उस धर्म के अलावा दूसरे धर्म और इंसान के जो धर्म है दुनिया के, फिलोसफी है, सबको वहाँ आज़ादी के साथ पढ़ाया जाता था। अब हम लोग आ रहे हैं पैराग्राफ 8 में, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था, निसाब था, वॉज ड्रॉन अप विथ ग्रेट विजडम, बड़ी बुद्धि के साथ इसको बनाया गया था। एंड बाय फॉलोइंग इट, और इस पर अमल करके, स्टूडेंट्स वेयर इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल इन देयर डेली लाइफ, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कामयाब थे। इट हैड मेड अ स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी, इसने 5 सब्जेक्ट 5 विषय की पढ़ाई को लाजमी कर दिया था, कंपल्सरी कर दिया था। कौन कौन सी चीज़ थी वो? ग्रामर, बाय विच, जिसके ज़रिए, वन कुड गेट एन एडिक्वेट मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर जिसके ज़रिए आदमी भाषा पर अपनी काफ़ी महारत पा सकता था। ग्रामर जिसके ज़रिए आदमी भाषा पर काफ़ी महारत पा सकता था। लॉजिक, लॉजिक क्या है? तर्क है, मंतिक है। विच टॉट द स्टूडेंट टू जज एवरी इशू रैशनली, जो छात्र को सिखाती थी कि हर इशू को, हर चीज़ को, हर बात को अकल के मुताबिक तय करें। मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती थी। आई स्टडी ऑफ विच, जिसकी पढ़ाई इनेबल द स्टूडेंट, छात्र को इस लायक बनाती थी, टू कीप हिमसेल्फ, अपने आप को रखे, एज ऑल्सो अदर, जैसे दूसरे लोग भी रखते हैं, इन परफेक्ट हेल्थ, अच्छे सेहत में। यानी मेडिकल साइंस की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती थी कि छात्र दूसरों की तरह अपने आप को अच्छी सेहत में रखें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मेडिकल साइंस के पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य को अच्छा से रखेंगे, जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने हेल्थ को कैसे फिट रखना है। एंड लास्टली, और अंत में, आखिर में, हैंडीक्राफ्ट, दस्तकारी। दस्तकारी करते हैं कोई चीज़ जो आप हाथ से बनाते हैं। नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट और अनदर वॉज कंपल्सरी टू मेक द स्टूडेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, छात्र को आर्थिक रूप से, माशी तौर पर आज़ाद रखने के लिए कोई ना कोई एक क्राफ्ट यानी दस्तकारी का नॉलेज रखना, जानना कंपल्सरी था, लाजमी था, कोई एक चीज़ सीखना है। बिसाइड्स दिस 4 सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट के अलावा, बिसाइड्स मैंने अलावा, तो इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा रिलीजन एंड फिलोसफी वेर स्टडीड, धर्म और फलसफे को पढ़ा जाता था। डिपेंडिंग ऑन वंस ओन स्पेशल इंटरेस्ट, ये निर्भर करता था कि आदमी का, छात्र का अपना जो ख़ास इंटरेस्ट है वो क्या है। अगर इंटरेस्ट है मज़हब को पढ़ने में, तो मज़हब को पढ़ेगा। अगर उसका इंटरेस्ट है फ़िलोसफी पढ़ने में तो फ़िलोसफी यानी फ़लसफ़ा को पढ़ेगा। द हाई आइडियल, उच्च आदर्श, विच नालंदा हैड सेट इन द मैटर ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी, पढ़ाई लिखाई के मामले में नालंदा ने जो ऊंचा आइडियल आदर्श सेट किया था, डिजर्व्स आवर अटेंशन, वो हमारे तवज्जो का मुस्तहिक है, एंड कंसिडरेशन, और ध्यान, इवन नाउ, अभी भी। यानी जिस तरह का लेवल नालंदा ने सेट किया था पढ़ाई लिखाई में, अभी भी वो हमारे ध्यान और हमारे तवज्जो का मुस्तहिक है, तवज्जो देनी चाहिए हमको।
It was this well coordinated courses of studies. वेल कोऑर्डिनेट कहते हैं बाहमी राब्ता होना, रब्त होना, आपस में तालमेल होना। तो यही जो आपसी तालमेल था कोर्स ऑफ स्टडीज़ निसाब का, विच मेड द नॉलेज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, जो अपने छात्रों की नॉलेज को बनाता था, बोथ दोनों, डीपली पेनिट्रेटिंग गहरे तौर पर सरायत करने वाला, एंड यूटिलिटेरियन और फ़ायदेमंद बनाता था। ठीक है। इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने अमली इस्तेमाल में, यहाँ पर एप्लीकेशन का मतलब हुआ इस्तेमाल। ह्वेनसांग स्टडीड लॉ, ह्वेनसांग ने कानून पढ़ा, योगा, फोनेटिक्स एंड पाणिनीज ग्रामर। ह्वेनसांग ने यहाँ आकर के नालंदा में कानून पढ़ा, लॉ, योगा पढ़ा, फोनेटिक्स पढ़ा। फोनेटिक्स कहते हैं साउंड की पढ़ाई होती है कि किस शब्द को, किस लफ्ज़ को कैसे बोलना है, तो इसकी पढ़ाई पढ़ा। और पाणिनि की ग्रामर है, पाणिनि की ग्रामर बहुत मशहूर है, 2500 साल पहले ये ग्रामर लिखी गई थी। एट द फीट ऑफ आचार्य शिलाभद्रा, ये शिलाभद्रा थे ना, उससे पढ़ा ह्वेनसांग ने। और ये आचार्य शिलाभद्रा नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर थे, हेड थे, सबसे बड़े थे, उन्हीं से ह्वेनसांग ने पढ़ा था। एंड आफ्टर इट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और इसके बाद 5 साल की मुद्दत तक रेड थ्रू मैनी बुद्धिस्ट वर्क्स, ह्वेनसांग ने 5 साल और बुद्ध की दूसरी किताब सबको पढ़ा, बुद्ध की किताबों को पढ़ा, बुद्ध मजहब की। एंड वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ महायाना, अब विशेष रूप से ख़ास तौर से उनकी दिलचस्पी थी महायाना में, महायाना में जो किताब है महायाना पर, उसमें उनकी दिलचस्पी थी ह्वेनसांग को। सिमिलरली इसी तरह ईट सिंह द चाइनीज ट्रैवलर, ये चीन के थे, घूमने के लिए आए थे, सयाह थे, तो चीन के जो ये सयाह थे घूमने के लिए आए थे, ट्रैवलर ईट सिंह स्टडीड बुक्स ऑन थेरावाडा एट नालंदा, इन्होंने थेरावाडा पर नालंदा में किताबों का मुताला किया, पढ़ा, अध्ययन किया। पैराग्राफ 9 में जा रहे हैं। देखिए, हमारे अगर चैनल से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक का बटन दबाने में आपको बहुत बड़ी मेहनत नहीं करना पड़ता है। पैराग्राफ 9 देखिए। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा कैरिड द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू फॉरेन कंट्रीज, नालंदा के जो विद्वान थे, पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, इन लोगों ने ज्ञान की जो ज्योति थी उसको विदेशों में पहुंचाया, ले गए विदेश में, यानी नालंदा में पढ़ा और दूसरे देश में जा कर के फिर नॉलेज को, ज्ञान को फैलाया। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के लिए, स्ट्रांग चान गैम्पू द एम्परर ऑफ तिब्बत, तिब्बत के राजा का नाम था स्ट्रांग चान गैम्पू। विथ अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉपुलराइजिंग संस्कृत स्क्रिप्ट, संस्कृत भाषा लिपि को अपने यहाँ मतलब तारुफ कराने के लिए इस भाषा का और आम करने के लिए के मकसद से, एंड द नॉलेज ऑफ इंडिया इन हिज कंट्री, हिंदुस्तान के नॉलेज को अपने देश में ले जाने के लिए तिब्बत के राजा ने भेजा, सेंट अ स्कॉलर, एक विद्वान को भेजा, कॉल्ड थॉनिम सैम्बोट, जिसका नाम थॉनिम सैम्बोट था। यानी तिब्बत के राजा ने संस्कृत भाषा को अपने देश में सिखाने के लिए और इंडिया की नॉलेज को अपने देश में ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए अपने देश से, तिब्बत से एक विद्वान को भेजा जिसका नाम था थॉनिम सैम्बोट। कहाँ भेजा? नालंदा भेजा। वेयर ही स्टडीड बुद्धिस्टिक एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर अंडर आचार्य देवा विदा सिंह, जहाँ थॉनिम सैम्बोट ने, एक आचार्य देवा विदा सिंह थे नालंदा में, उनसे बुद्ध मजहब और ब्राह्मण मजहब की किताबों को पढ़ा। आफ्टर दिस, इसके बाद, इन द 8th century, 8वीं सदी में एडी में, आचार्य शांति रक्षित द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर 8वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे आचार्य शांति रक्षित। ये क्या किया, क्या हुआ? वेंट टू तिब्बत, तिब्बत गए, इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम द एम्परर, राजा की तरफ से दावत मिली, निमंत्रण मिला, तो उसके जवाब में ये तिब्बत गए।
आचार्य कमलशिला द चीफ अथॉरिटी ऑन तंत्र विद्या। तंत्र विद्या होता है जादू टोना, ठीक है। तो ये तंत्र विद्या पर वहाँ सबसे बड़े जो थे विद्वान, उनका नाम था आचार्य कमलशिला। तो ये आचार्य कमलशिला ऑल्सो विजिटेड तिब्बत, ये भी तिब्बत गए घूमने के लिए, तिब्बत का भ्रमण किया, दौरा किया। नालंदा स्कॉलर्स लर्न द तिब्बतन लैंग्वेज, नालंदा के विद्वानों ने तिब्बत की भाषा सीखा। एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स इनटू इट, अब बुद्ध और संस्कृत की जो किताब थी उसको तिब्बत की भाषा में उसका तर्जुमा किया, अनुवाद किया। दस इस तरह दे प्रेजेंटेड एन इंटायरली न्यू लिटरेचर, तो इस तरह उन्होंने पूरे तौर पर एक नया लिटरेचर, नया साहित्य पेश किया टू तिब्बतन, तो तिब्बत में तिब्बत को के लिए एक नया, यानी तिब्बत को एक नया साहित्य और लिटरेचर दिया पूरे तौर पर। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, कन्वर्टेड, धीरे धीरे बदला, इट्स इनहेबिटेंट्स, इसके निवासियों को, टू बुद्धिज्म, बुद्ध मजहब की तरफ। क्या किया, धीरे धीरे वहाँ के तिब्बत के निवासी को बुद्ध मजहब में तब्दील किया, यानी बुद्धिस्ट बनाया। अब है कि आचार्य शांति रक्षित ऑफ नालंदा एस्टेब्लिश्ड, नालंदा के आचार्य शांति रक्षित थे, उन्होंने कायम किया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन 749 AD, 749 AD में उन्होंने कायम किया पहली बार अ बुद्धिस्ट विहार इन तिब्बत, तिब्बत में एक बुद्धिस्ट विहार कायम कर दिया। इट इज़ नेसेसरी दैट द बुक्स अवेलेबल इन द त्रिपिटकाई लिटरेचर ऑफ तिब्बत, तिब्बत की जो लिटरेचर है, किताब है, साहित्य है, उसका नाम है त्रिपिटाई। तो ये ज़रूरी है कि तिब्बत का जो लिटरेचर है, साहित्य है, त्रिपिटकाई लिटरेचर, उसमें जो भी किताबें अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं, मौजूद हैं, बी ट्रांसलेटेड वंस अगेन, एक बार फिर उनका अनुवाद किया जाए, तर्जुमा किया जाए इनटू संस्कृत, संस्कृत भाषा में। पहले तो संस्कृत से उसका तिब्बत की भाषा में किया गया, अब ये कह रहे हैं अपने भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तिब्बत की भाषा से फिर उनका अनुवाद संस्कृत में होना चाहिए। They would not only shed new light on Indian history and culture, वो न सिर्फ हिंदुस्तान की, भारत के इतिहास और भारत का जो कल्चर है, सकाफत है, उस पर नई रोशनी डालेंगे, बट वुड ऑल्सो हेल्प अस, बल्कि हमारी मदद भी करेंगे to form a complete picture of the contribution made by Nalanda University in the pursuit of knowledge, बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी ने इल्म की जुस्तजू में, ज्ञान की जुस्तजू में, खोज में जो योगदान दिया है, उसके लिए सही कंप्लीट तस्वीर बनाने में हमारी मदद करेंगे। फर्दर आगे, इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड दैट, ये भी विश्वास किया जाता है कि कोरियन स्कॉलर्स केम टू स्टडी, कोरिया के विद्वान पढ़ने के लिए आए, द विनाया एंड अभिधर्मा एट नालंदा, नालंदा में विनाया और अभिधर्मा की किताब पढ़ने के लिए आए, ये सब के किताब है, ये सब पढ़ने के लिए आए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट कोरियन ट्रांसलेशंस ऑफ ओरिजिनल संस्कृत वर्क्स, ये बिल्कुल संभव है, मुमकिन है कि कोरियाई जो तर्जुमा है ओरिजिनल संस्कृत की किताबों का, वर्क्स किताब में, तो असल संस्कृत की किताबों का जो तर्जुमा कोरिया में है, कोरियन भाषा में, मे स्टिल बी एक्सटेंट इन कोरिया, हो सकता है अभी भी कोरिया में वो मौजूद हो, एक्सटेंट माने मौजूद, अब तक मौजूद हो। अब पैराग्राफ 10 है, ध्यान से सुनिए, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बिसाइड्स बीइंग फेमस फॉर इट्स स्टडीज इन लिटरेचर एंड रिलीजन, लिटरेचर साहित्य में, अदब में, या साहित्य को अदब भी कहते हैं उर्दू में, हिंदी में साहित्य कहते हैं, इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। तो लिटरेचर में और मज़हब में अपनी पढ़ाई के लिए मशहूर होने के अलावा, मशहूर होने के साथ साथ, नालंदा वाज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ फाइन आर्ट, नालंदा फाइन आर्ट यानी अच्छी जो कला होती है, हाथ की कला, उसका भी वो मरकज़ था, केंद्र था। एंड इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ नेपाल, एंड इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ नेपाल, नेपाल की कला को प्रभावित करता था, मुतासिर करता था।
यानी नालंदा में जो हाथ की कोई चीज़ बनाई जाती थी वो नेपाल के लोग उसको पसंद करते थे। तिब्बत इन इंडोनेशिया एंड सेंट्रल एशिया, तो नेपाल का हुआ, तिब्बत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, सेंट्रल एशिया हुआ, इन सभी जगहों में ये जो नालंदा का फाइन आर्ट था पसंद किया जाता था, लोग प्रभावित होते थे, मुतासिर होते थे। द ब्रॉन्ज स्टेच्यूज ऑफ नालंदा, नालंदा का जो कांसे का स्टेचू है, मूर्त है, मूर्तियाँ आर इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी हैं, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर हैं। एंड स्कॉलर्स बिलीव दैट, विद्वानों का मानना है कि स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा फाउंड एट कुर्किहार, कुर्किहार में जो बुद्ध का स्टेचू पाया गया, मूर्तियाँ पाई गई हैं, बियर द ट्रेसेस ऑफ नालंदा स्कूल। ये नालंदा स्कूल का मतलब हुआ कि नालंदा की सोच का कि इसमें झलक दिखाई देती है। इट इज़ ट्रू दैट, ये सच है कि द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, नालंदा की कामयाबी वॉज बॉर्न, पैदा हुई थी, ऑफ एन ऑल इंक्लूसिव परस्यूट ऑफ नॉलेज, पैदा हुई थी किससे? नॉलेज की जस्तजू में, खोज में, सबको समेट के चलना, ऑल इंक्लूसिव, सबको मतलब मिलाकर चलने से पैदा हुई थी। इन विच, जिसमें रिलीजन एंड फिलोसफी, लैंग्वेज एंड हैंडीक्राफ्ट हैड इक्वल इम्पोर्टेंस, इसमें मज़हब को, फिलोसफी को, भाषा को, दस्तकारी को इक्वल इम्पोर्टेंस हासिल थे, यानी बराबर का महत्व, बराबर की अहमियत दी जाती थी। अब 11 पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ है। वी शुड एम एट रिवाइविंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बाईगॉन एरा, बाईगॉन एरा हुआ बीता हुआ समय, बीता हुआ दौर, तो बीते हुए दौर का जो तालीमी निज़ाम है, सिस्टम है, उसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए हमारा एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। एंड री एस्टेब्लिश नालंदा, और नालंदा को हम दोबारा कायम करें एज अ सेंटर ऑफ आर्ट, कला के केंद्र के तौर पर, लिटरेचर, फिलोसफी एंड रिलीजन, यानी साहित्य और फ़लसफ़ा और मज़हब, एंड साइंस, और साइंस के केंद्र के तौर पर हम दोबारा उसको कायम करें। कल्चरल रिनासा, कल्चरल रिनासा कहते हैं सकाफ़ती निशात सानिया, तो ये जो कल्चरल रिनासा है, सकाफ़ती निशात सानिया है, कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ नेशन, कौम की ज़िंदगी में आ सकते हैं। अब कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लास्ट में कह रहे हैं अपने भाषण में कि कौम के जीवन में, ज़िंदगी में सकाफ़ती निशात सानिया आ सकती है, ओनली, केवल, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिटर्मिन्ड स्कॉलर, जब यानी ऐसे विद्वान क्योंकि बड़ी तादाद जो ये तय कर चुके हैं, डिटर्मिन है यानी पक्का इरादा कर चुके हैं, डिवोट अ लार्ज लाइफ टाइम टू सर्च आफ्टर ट्रूथ, डिवोट अ लाइफ टाइम टू सर्च आफ्टर ट्रूथ, जिन्होंने तय कर लिया है कि जीवन को सच्चाई की खोज में लगा देने के लिए अपने जीवन को वक्फ कर दिया है, तो ये संभव है, यानी सकाफ़ती निशात सानिया संभव हो सकती है कि पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी तादाद सच्चाई की खोज में अपने आप को लगा दे। दो, हालांकि द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी जो संस्था कायम करना चाह रहे हैं लोग और इसके भाषण में बोल रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस संस्था का नाम है मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसलिए कि अब तो नालंदा यूनिवर्सिटी रही नहीं, वो तो ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ पर मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करना चाहते थे। तो कह रहे हैं अपने भाषण में राजेंद्र प्रसाद के, दो द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, हालांकि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज स्टिल वेरी यंग, अभी बहुत ही इसकी उम्र कम है, बट लेकिन माउल्डेड टू द नीड ऑफ द एज, लेकिन माउल्डेड टू द नीड ऑफ द एज, अभी के जो एज है, जो दौर है, उसकी ज़रूरत से के हिसाब से इसको ढाला गया है। इट कैन बी एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जा सकती है, टू डेवलप, कि ये तरक्की करे, इनटू द सेंटर, उस केंद्र के में, वी विश इट टू बी, जैसा हम इसको बनाने की इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उस केंद्र के तौर पर ये तरक्की करके करे, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके, लाइक करके ज़रा हमें बताइएगा। यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।